नमस्कार। खबर दमदार की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से आ रही है। 6 जून को शिक्षा विभाग को मिल जाएंगे 69,000 शिक्षक। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। 17 मई को विज्ञापन जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 मई को होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तारीख 26 मई है। आवेदन पत्र की जांच डाउनलोड करना 27 मई से 31 मई के बीच में होगा। जिले में काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र 3 जून से 6 जून तक चलेगा। बड़ी खबर में आपको बता रहे, शिक्षा विभाग की तरफ से यह जानकारी साझा की गई है। 69,000 शिक्षक मिलने वाले हैं। टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। 17 मई को विज्ञापन जारी किए जाएंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 मई से शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तारीख होगी वो 26 मई रात 12 बजे तक होगी। तो 69,000 भर्ती मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मंत्री सतीश द्विवेदी ने न्यूज 18 की खबर का संज्ञान लेते हुए कहा है कि 40,000 फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको दूसरा मौका भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि 40,000 से अधिक फॉर्म गलतियां मिलने के चलते रिजेक्ट हो सकते हैं, लेकिन न्यूज 18 की खबर के बाद सतीश द्विवेदी ने भरोसा दिया है कि फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि उन गलतियों में संशोधन का मौका देने का आदेश दिया गया है। माध्यम से उन सभी छात्रों से ये कहना चाह रहा हूं कि अभी सुधार के उनके पास कई अवसर हैं। जिन लोगों ने भी कट ऑफ के अंकों के आधार पर इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, उनके रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन का जो मिसमैच है, या कई लोग हमको मैसेज करते हैं कि पूर्णांक सही से नहीं भर पाए। यद्यपि की सावधानी बरतनी चाहिए थी, लेकिन अभी जब बेसिक शिक्षा परिषद के पास ये रिजल्ट जाएगा और इन लोगों को ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने का अवसर मिलेगा, जिले पर जब ये जाएंगे फाइनली काउंसलिंग के लिए, तो ऐसे कई मौकों पर इनके इन गलतियों को सुधार करने का अवसर ऐसे अभ्यर्थियों को मिलेगा। मंत्री सतीश द्विवेदी ने संज्ञान लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जिन छात्रों का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या कोई भी अन्य मानवीय त्रुटि के कारण परीक्षा फल में किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही हो या उनको काउंसलिंग में दिक्कत आएगी, उसके लिए वो एक दूसरा मौका देने जा रहे हैं। ऐसे में स्पष्ट है, जहां न्यूज 18 द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद मंत्री सतीश द्विवेदी ने संज्ञान लेते हुए लगभग 40,000 अभ्यर्थियों को इसमें राहत की सांस पहुंचाई है। इन अभ्यर्थियों के मन में तमाम मनसाएं थी रिजल्ट को लेकर के, जो अब दूर हो चुकी है। ऐसे में स्पष्ट है कि जहां एक तरफ छात्रों को बड़ी राहत मिली है संशोधन की, वहीं दूसरी तरफ रिजल्ट आ जाने के बाद में यह भी देखना होगा कि इसमें से कितने छात्र चयनित होते हैं। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज 18 लखनऊ। और लखनऊ से संवाददाता प्रशांत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, दोहरी खबर आई है शिक्षा विभाग से। पहली बात तो यह कि टाइम टेबल जारी कर दिया गया है 69,000 शिक्षकों की भर्ती का, और दूसरी बात यह कि जिन 40,000 छात्रों के ऊपर ये तलवार लटक रही थी कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उसको लेकर भी संदेश साफ है कि उसको दोबारा से संशोधन का मौका दिया जाएगा। क्या जानकारी है? जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से खबर का संज्ञान आया है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर पहली बार खबर की बात करें तो जो समय सारणी घोषित की गई है, जो टाइम टेबल घोषित की गई है, ये वाकई एक बड़ी सौगात है उन नौनिहालों के लिए जिनको 6 जून के बाद शिक्षक मिल जाएंगे। जो बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षकों की कमी से जूझ रहा था, जिलेवार ढंग से वहां शिक्षकों की तैनाती हो जाएंगे। तो ग्रीष्मावकाश के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो नौनिहालों को बड़े हद तक शिक्षक मिलेंगे और वो अपने नए शिक्षकों के साथ में अपना पठन पाठन का कार्यक्रम शुरू कर पाएंगे। तो नौनिहालों के लिए बड़ी खुशी की बात है। साथ ही साथ यहाँ जो 40,000 की अगर बात करें तो उन 40,000 अभ्यर्थियों के लिए भी एक बड़ी राहत भरी खबर है कि न्यूज 18 के द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद मंत्री सतीश द्विवेदी के द्वारा अधिकारियों ने जो इसमें हिल्ला हवाली की थी, तो उस पर फटकार लगाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि एक अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाना चाहिए, जिससे जो भी उनके में त्रुटियां थी उन त्रुटियों पर सुधार किया जा सके, और जो भी अभ्यर्थी इससे वंचित रह जा रहे थे, जो एक छोटी सी भूल थी, मानवीय त्रुटि थी, उस आधार पर उनको जो है पीछे नहीं देखते हुए उनको एक मौका और दिया जाए, जिससे कि वो इस रेस में आ सके। और साथ ही साथ अगर उनके अंदर वो पूरी क्वालिटी है तो उन्हें शिक्षक बनने का मौका दिया जाना चाहिए। अमित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगरा में भी न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पर पीपीई किट को लेकर भयंकर लापरवाही सामने आई थी। आगरा कैंट इलाके में खुले में पड़ी किट को बच्चों ने खेल समझ लिया और उन्होंने उसमें लकड़ी ढोना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। जिसके बाद डीएम ने इस मामले का संज्ञान लिया, जांच का आदेश दिया। डीएम ने कहा कि यह किट मेडिकल कॉलेज की नहीं है, जिला अस्पताल की भी नहीं है। सरकारी किट हल्के ब्लू कलर की होती है। सफेद किट यूज करने वालों पर प्रशासन की नजर है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
तो इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। आप देखिए कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। कैसे बच्चे पीपीई किट के साथ खेल रहे हैं, उस पर लकड़ी ढो रहे हैं। उनको नहीं मालूम है कि इससे संक्रमण फैल सकता है। बहरहाल डीएम ने इसका संज्ञान लिया है। संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त आगरा से। हिमांशु, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, ये खबर चलने के तत्काल बाद कमिश्नर और डीएम सक्रिय हुए हैं। उसके बाद डीएम को जांच के आदेश दिए गए हैं। तो डीएम ने प्रथम दृष्टया जो जांच की है उसमें खुद बताया है ये बात कि जो सरकारी सप्लाई हुई है एशियन मेडिकल कॉलेज में और जिला अस्पताल में वो हल्के ब्लू रंग के पीपीई किट है। तो ऐसे में निश्चित हो गया है कि या तो किसी प्राइवेट अस्पताल की यह किट है या किसी ने लापरवाही बस इसे तमाम लोग, चूंकि इस कोरोना काल में तमाम लोग ऐसे हैं जो रास्ते में चलते हैं वो भी किट पहनकर सब्जियों की सप्लाई कर रहा है, कोई घर के अन्य सामान एक्सेसरी जो जरूरत वाले सामान उसकी सप्लाई कर रहा है। तो ऐसे में कोई भी लापरवाही कर सकता है, लेकिन अगर ये हॉस्पिटल की लापरवाही किसी की तो बेहद गंभीर मामला हो जाएगा और सख्त कार्रवाई होनी तय है इस मामले में। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक और बड़ी खबर आई है। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि विधायकों की सैलरी कटी तो फिर नौकरशाहों की सैलरी क्यों नहीं कटी। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह की मुख्य सचिव को चिट्ठी भेजने की बात सामने आई है, जिसमें उन्होंने सवाल किया है कि विधायकों ने सैलरी अगर कटा दी है तो फिर अधिकारियों की सैलरी क्यों नहीं काटी गई है। देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्य सचिव से ये सवाल किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये लेटर भी दिखा रहे हैं जो कि एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से भेजा गया है मुख्य सचिव को। और ये सवाल किया गया है कि जब विधायकों ने अपनी सैलरी कटवाई तो फिर अधिकारियों की सैलरी क्यों नहीं कटी है। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, आपका यही सवाल है कि जब विधायकों ने सैलरी कटवाई तो फिर नौकरशाहों ने क्यों नहीं? मेरा सवाल ये है कि देश इस वक्त संकट के दौर से गुजर रहा है। पूरा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है। संकट की इस घड़ी में देश का आम नागरिक सरकार के साथ मजबूती से खड़ा है। सभी सांसदों और सभी विधायकों ने सहर्ष स्वीकृति दिया अपने वेतन से 30% कटौती के लिए। क्या नौकरशाहों की जवाबदेही देश के प्रति नहीं है? क्या नौकरशाहों की जवाबदेही देश की जनता के प्रति नहीं है? उन्हें भी आज राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए, ऐसा हमारा उनसे परामर्श है। इस बात की चिट्ठी, इस आशय की चिट्ठी मैंने मुख्य सचिव को लिखा है। आपकी चिट्ठी का कोई जवाब मिला आपको? जी कहा भाई, इस वक्त पूरा तंत्र कोरोना से लड़ाई में लगा हुआ है, तो इतनी जल्दी जवाब की अपेक्षा नहीं की जा सकती। चिट्ठी आपकी पहुंच गई है मुख्य सचिव के पास देवेंद्र जी? चिट्ठी पहुंच गई है, मैंने उनको व्हाट्सएप भी कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो एमएलसी देवेंद्र प्रताप का कहना है कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जब तमाम विधायक सांसद अपनी अपनी सैलरी कट करवा सकते हैं तो फिर अधिकारी क्यों नहीं कट करवा सकते हैं। इसी को लेकर मुख्य सचिव को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। इंतजार करना होगा कि मुख्य सचिव की तरफ से क्या जवाब आता है। आगे बढ़ते और बात करते हैं कोरोना अपडेट की। यूपी में कोरोना का कहर जारी है। आगरा में सेंट्रल जेल में कोरोना पहुंच चुका है, तो वहीं महोबा में एसबीआई बैंक में कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके अलावा क्या कुछ है यूपी के दूसरे जिलों का हाल, वापस रिपोर्ट में देखिए। पूरे देश के साथ साथ यूपी में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा आगरा में हालात खराब है। आलम यह है कि अब जिले की सेंट्रल जेल में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। यहाँ 10 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से जेल में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल यहाँ पर 14 कैदियों और 13 जेल कर्मियों का कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें से 10 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के तुरंत बाद 100 कैदियों को यहाँ पर क्वारंटीन कर दिया गया है। आगरा के सेंट्रल जेल में 10 कोरोना पॉजिटिव कैदी मिले हैं। ठीक पीछे आप देख सकते हैं, यही सेंट्रल जेल है जिसमें 10 कोरोना पॉजिटिव कैदी निकलकर सामने आए हैं। दरअसल एक कैदी कोरोना पॉजिटिव हुआ था, उसके बाद 27 लोगों की कोरोना टेस्टिंग हुई थी, जिसमें 14 कैदी थे, बाकी के अलावा स्टाफ था। और जब इसकी पूरी सैंपलिंग हुई तब जाकर पता चला कि कोरोना पॉजिटिव 10 कैदी इसी जेल में बंद है। जब से कोरोना पॉजिटिव की तादाद निकलकर सामने आई है, उसके बाद पूरे जेल महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और साथ ही 100 से ज़्यादा कैदी क्वारंटीन कर दिए गए हैं। इस खबर के आने के बाद से सवाल उठ रहा है कि आखिर जेल तक कोरोना पहुंचा कैसे। इसको लेकर हमारे सहयोगी ने डीजी जेल आनंद कुमार से जब सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, वो भी सुनिए। या तो कोई सैनिटेशन वर्कर
इन्फेक्टेड था जिससे ये कैरियर बना है और वो एसिम्प्टोमेटिक था। और दूसरी बात ये हो सकती है क्योंकि हमारे जेल कर्मी अधिकारी इसमें सब नेगेटिव टेस्ट हुए हैं। जो सप्लाईज हमारे यहाँ आती है, दूध की, सब्जी की, गल्ले की सप्लाई आती है, उससे भी ये चांस है कि संक्रमण जैसे अर्थर रोड मुंबई में हुआ है उस तरह के से संक्रमण आया हो। आगरा के बाद महोबा का हाल आपको बताते हैं। यहाँ आज एक SBI बैंक में तैनात कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद शहर कोतवाली क्षेत्र के PWD चौराहे को हॉटस्पॉट में तब्दील कर दिया गया है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। झांसी में आज एक साथ 3 नए मरीज मिले हैं, जबकि नवाबाद थाना अंतर्गत हैबिट मार्केट में रहने वाली एक महिला की कोरोना से मौत हो गई है, जिसके बाद प्रशासन अब महिला के संपर्क में आए लोगों की खोज कर रहा है। मेरठ में एक साथ 8 नए केस मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद जिले में मरीजों की संख्या 270 के पार पहुंच गई है। औरैया की बात करें तो यहां पर अहमदाबाद से लौटे 2 और लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सिद्धार्थनगर में तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। यहाँ 4 नए केस मिले हैं। ये चारों मरीज मुंबई से आए थे और बांसी तहसील में क्वारंटीन थे। इन तीनों मरीजों के बाद से अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 30 हो गई है। तमाम जिलों के बाद अगर पूरे यूपी की बात करें तो मरीजों का आंकड़ा यहाँ पर 3000 के पार पहुँच चुका है। कोरोना का संक्रमण हर दिन विस्फोटक होता जा रहा है, लेकिन कोरोना के खिलाफ देश की जंग जारी है और उम्मीद है कि कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसके अलावा आगरा में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। सीएम योगी ने SN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल DG अनेजा को हटा दिया है। कानपुर के डॉक्टर संजय काले नए प्रिंसिपल बनाए गए हैं। वहीं डॉक्टर AK आर्य उप प्रधानाचार्य बनाए गए हैं। डॉक्टर प्रशांत कोविड चिकित्सालय के अधीक्षक बनाए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर जूही सिंघल इमरजेंसी प्रभारी बनी है, जबकि डॉक्टर अजय अग्रवाल को शव प्रबंधन प्रभारी बनाया गया है। आगरा को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सख्ती के मूड में हैं और वो अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करना चाहते। लिहाजा उन्होंने आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज को लेकर सख्त एक्शन लिया है और ठीक पीछे आप देख सकते हैं यही वो सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज है जिसके प्रिंसिपल को हटा दिया गया है। देखिए, प्रिंसिपल के अलावा कल बड़ी कार्रवाई हुई जिसमें कई डॉक्टर, कुछ जो विभागाध्यक्ष थे उनको भी हटाया गया था। तो कुल मिलाकर यह है कि जो पिछले कई दिनों से लगातार जो लापरवाही की बातें सामने आ रही थी उसको लेकर तमाम एक्शन हुए हैं। जिस तरह से योगी सरकार एक्शन पर एक्शन लिए जा रही है, लिहाजा अब उम्मीद जगी है कि आगरा में बहुत जल्द अच्छे सुखद नतीजे आने की उम्मीद है। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ था, जिसकी तस्वीर आज साफ हो गई है। तो चलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 10 बड़ी बातें जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आई हैं। MSME के लिए 6 बड़े कदम उठाए गए हैं। पहला बड़ा कदम यह है कि MSME के लिए बिना गारंटी 3 लाख करोड़ का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। 45 लाख छोटे मझोले उद्योगों को सीधे तौर पर इससे फायदा होगा। चौथी बड़ी बात यह है कि 2500 करोड़ तक के लोन वाली MSME को फायदा पहुंचने वाला है। MSME को EMI में 1 साल तक की राहत भी दी गई है। छठवीं बड़ी बात यह है कि संकट में फंसे 2 लाख MSME को 20,000 करोड़ सीधे तौर पर दिए जाएंगे। MSME के लिए 10,000 करोड़ का फंड्स ऑफ फंड भी होगा। कारोबारी क्षमता को बढ़ाने वाली कंपनियों को जो मदद करेगा। ज्यादा टर्नओवर के बावजूद MSME का दर्जा समाप्त नहीं किया जाएगा। 10वीं बड़ी बात यह रही कि कारोबार ज्यादा होने पर भी MSME का फायदा मिलता रहेगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि छोटी मझोली इंडस्ट्री के लिए मोदी सरकार के पैकेज का स्वागत हम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में MSME की सुविधाएं देने के लिए सरकार तैयार है। कल से यूपी में ऑनलाइन लोन मेले की शुरुआत भी हो जाएगी, जिससे व्यापारियों को इसका फायदा होगा। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर MSME सेक्टर को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक पहले ही कर ली है और इस बैठक के माध्यम से हम लोग कल से लोन मेला प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 36,000 से अधिक MSME सेक्टर में कार्य करने वाले, यानी हमारा जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में काम करने वाले जितने भी हमारे उद्यमी हैं, जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं,
उन सब के लिए एक लोन मेले की हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की है और कल 36,000 ऐसे लोगों को, उद्यमियों को हम लोन एक साथ, मेरा अनुमान है कि लगभग 1600 से लेकर के 2000 करोड़ रुपए का लोन एक साथ यहाँ पे वितरण होगा। आज की इस घोषणा के साथ ही माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा एमएसएमई सेक्टर को नई ताकत देने के लिए जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, ये वास्तव में भारत की वह ताकत है जिसे प्रधानमंत्री जी ने लोकल को ग्लोबल बनाने की मुहिम को एक नई दिशा देने के सामने उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। वहीं इस पैकेज को लेकर कांग्रेस के नेता जयवीर शेरगिल ने आपत्ति जताई है। भारतीय जनता पार्टी जनता को टोपी पहनाने में और दिन में तारे दिखाने में माहिर है। उम्मीद करते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज भारतीय जनता पार्टी की वायदा खिलाफी, लिफाफाबाजी और जुमलाबाजी के नियत और नीति का एक और भद्दा उदाहरण नहीं है। उम्मीद करते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज उसी कारखाने में नहीं बन रहा जहां 15 लाख हर की जेब में देने का वादा किया गया था, जहां मां गंगा की सफाई का वादा बनाया गया था, जहां काले धन को 100 दिन में वापस लाने का वादा बनाया गया था, जहां $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का वादा बनाया गया था, जहां हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां बनाने का वादा बनाया गया था। जनता भाजपा के वायदों पे अब तभी विश्वास करेगी जब हर जनधन खातेदार की अकाउंट में 7,500 रुपए आ जाएंगे, जब हर छोटे व्यापारी को राहत मिल जाएगी। और अब खबर देवरिया से है, जहां पर अवैध वसूली की शिकायत पर एसपी ने 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। देवरिया से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। चौकी इंचार्ज सहित 8 पुलिसकर्मियों के निलंबन का आदेश जारी किया गया है। अवैध वसूली की वजह से एसपी ने इन पर यह कार्रवाई की है। कई पुलिसकर्मियों पर केस भी दर्ज किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देवरिया से, जहां पर एसपी को अवैध वसूली की शिकायत मिली थी, जिसका संज्ञान लेते हुए चौकी इंचार्ज समेत 8 पुलिसकर्मियों को उन्होंने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। सभी पर अवैध वसूली का आरोप है और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। साथ ही कई पुलिसकर्मियों पर केस भी दर्ज किया गया है। और एक बड़ी खबर झांसी से आ रही है, जहां पर थाना गुरसराय अंतर्गत ग्राम अस्ता में लॉकडाउन के बीच 2 गुट आपस में भिड़ गए। देखते देखते एक दूसरे के ऊपर जमकर पत्थरबाजी की, लाठी डंडे भी चले, जिसमें दोनों पक्षों से कई लोग घायल हो गए हैं। जैसे इस बात की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत करवाया। तो झांसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मामूली बात को लेकर कैसे विवाद शुरू हो गया, वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई है और जानकारी मिल रही कि कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया गया। संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या जानकारी, क्या कारण था विवाद का? देखिए अमित, ये बहुत ही मामूली विवाद कि दो पक्ष आपस में भी खेल रहे थे, इसी को लेकर के आपस में पहले झगड़ा होता है। इसके बाद दोनों पक्षों पहले जनता मारपीट होती है, दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर पहले आके डंडों से हमला करते हैं। इसके बाद दोनों ही पक्ष घरों की छतों पर खड़े होकर के एक दूसरे के ऊपर पथराव करते हैं। इस पथराव की घटना में कई लोगों को चोटें भी आती हैं। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है, बामुश्किल दोनों पक्ष जो पथराव कर रहे होते हैं उनको शांत कराती है और दोनों ही पक्षों के कई लोगों को फिलहाल पुलिस थाने में ले आई है, उनसे पूछताछ कर रही है। तो बहुत ही मामूली विवाद में अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही है, लॉकडाउन चल रहा है, पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, ऐसे में अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही, पथराव हो रहा है, ऐसे में कोई बड़ी घटना हो जाए, कोई बड़ी बात है कि फिलहाल लॉकडाउन में लगातार झांसी में कई बड़े मामले सामने आ रहे हैं। कल 2 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई थी, आज एक युवक का शव मिला है। इसके बाद आज ही की डेट में बड़ी घटना हो गई पथराव की। तो फिलहाल लॉकडाउन में बेअसर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि लगातार मामले सामने आ रहे हैं जो साफ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन के चलते जो लोग हैं वो परेशान उग्र हो रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर जालौन से है, यहां भी पुरानी रंजिश में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई है और साथ ही फायरिंग भी हुई है। मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जालौन की तस्वीर आप देखिए, झांसी की तरह यहां पर भी 2 पक्ष आमने सामने आ गए। छतों से एक दूसरे पर पत्थर बरसाए और इसके बाद हवाई फायरिंग भी की गई। पत्थरबाजी में महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी और आज यहाँ पर एक बार फिर से विवाद हुआ और फिर देखते देखते एक दूसरे पर ये लोग पत्थर बरसाने लगे। कुछ लोगों ने हवाई फायरिंग भी की।
शामली में 2 सगी बहनों को अगवा कर जबरन निकाह कराने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दोनों युवतियों के पिता और उनके साथियों ने उन्हें अगवा कर लिया, जिसके बाद जबरन दोनों सगी बहनों का निकाह करवाया गया। पीड़िता की मां का आरोप है कि उनकी बिना मर्जी के ही ये शादी करवाई गई, जिनमें से एक युवती की शादी सहारनपुर जनपद के गंगोह इलाके में करवाई गई, जबकि दूसरी युवती की शादी शामली जनपद के जिझाना थाना क्षेत्र में करवाई गई। पीड़िता की मां ने पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की है। पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए दोनों युवतियों को पकड़ लिया और पिता समेत 10 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी जबरदस्ती हमारी शादी कराई गई थी। अच्छा। निकाह हमारे खिलाफ हुआ है, हमारी राजी नहीं है। मतलब कौन लोग थे? सद्दाम, और पिता का नाम सीधी, और जो निकाह हुआ उसके साथ सद्दाम उसका नाम है। थाने में अरे जी इन्हें रात में आए जी 8-10 आए और रात में इन्हें उठा के ले गए जी जबरदस्ती, वो बंद करके और मारपीट करी ने इनके साथ 8-10 थे। मालूम पता 12-12:30 बजे करीब आए रात को जी, और इन्हें उठा के ले गए अपहरण करके। 2 बेटियां जिनकी उम्र क्रमशः 20 एवं 23 वर्ष है, उनकी शादी उनके पति के द्वारा जबरन अपने रिश्तेदारी में कर दी है, उनके साथ भेज दिया गया है। उक्त प्रकरण में महिला की लिखित तहरीर के आधार पर थाना जिंजाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और देश में ट्रेनों से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। 14 मई को देश भर में कुल 14 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। नई दिल्ली से कुल 8 ट्रेनें चलने वाली हैं। कुल 6 ट्रेनें अलग अलग स्टेशन से नई दिल्ली भी आएंगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 14 मई को यानी कल कुल मिलाकर 14 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसमें से 8 ट्रेनें नई दिल्ली से रवाना होंगी और अलग अलग जगहों से 6 ट्रेनें दिल्ली आएंगी। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।